हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com या हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इन सभी वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। हमारा जो विषय है उसका नाम है इतिहास, और इतिहास का चैप्टर नंबर 4 हम लोग आज करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? आदिवासी, दिकु और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी, दिकु और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो पाठ 4 का आज का हमारा टॉपिक रहेगा औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े हैं। तो ये जो औपनिवेशिक शासन था, औपनिवेशिक शासन मतलब अंग्रेजों ने जो भारत में शासन किया उसी को औपनिवेशिक शासन बोलते हैं। इसका मतलब जो गुलामी का दौर था हमारा, उस दौरान क्या अंग्रेजों के जो कानून थे इससे आदिवासियों के जीवन पर कुछ प्रभाव पड़ा, और अगर पड़ा तो वो क्या है, वो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे कि अंग्रेज नहीं आए थे या उन्होंने अपने कानून नहीं बनाए थे, उससे पहले आदिवासियों का जीवन कैसा था और अंग्रेज के आने के बाद जीवन कैसा हो गया। इन दोनों चीज़ों पर हम लोग थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, क्योंकि मुखिया जो होते थे, हर एक आदिवासी कबीले का एक सरदार होता था, ये मुखिया हुआ करते थे। अभी मुखिया पहले क्या होते थे और बाद में क्या हुआ, चला इसको समझते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था, मतलब पूरे नियम वगैरह वही बनाते थे, पूरा नियंत्रण होता था पूरे समुदाय पर। तो वो बहुत काफ़ी पावरफुल था, मतलब कि राजा की तरह, छोटे मोटे रियासत का जो राजा होता है उसकी तरह मुखिया का काम था। वे अपने इलाके को पूरा नियंत्रण में रखते थे। वे जमीन और वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बना देते थे। मतलब ये जो मुखिया होते थे ये अपने एरिया में जंगल से संबंधित और जमीन से संबंधित कुछ नियम बनाते थे, इतना पावर इनके पास था। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं का कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल दिए, या यूं बोले कि ब्रिटिश सरकार के आने की वजह से आदिवासी मुखियाओं के कामकाज छीन लिए गए। आदिवासी मुखियाओं के वो अधिकार, वो शक्तियां भी छिन्न भिन्न हो गई, और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया गया कि अब आपको ब्रिटिश सरकार के नियम ही मानने पड़ेंगे। आपके जो स्थानीय नियम मुखिया बनाते थे वो अब आप अप्लाई नहीं होंगे, और मुखिया को बाध्य किया गया। देखिए, आदिवासी जो लोग थे वो मुखिया की बात मानते थे, इन्होंने मुखिया को दबाव में डाल करके बोला कि अब आपको ये कोई नियम आपके चलेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर के उनका जो जीने का तरीका था वो उन्होंने अंग्रेजों ने बदल दिया। अब सीधी सी बात है, कोई बाहर से आने वाले लोग हम पर कब्जा करेंगे और साथ ही साथ हम पर कुछ नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं समझेंगे कि हमें पैसों से ज़्यादा हमारे रीति रिवाज पसंद है। और अंग्रेजों ने यही किया कि हमारे रीति रिवाज, हमारी भावनाओं को बिल्कुल भी कदर नहीं की, उनको काफ़ी ठेस भी पहुँचाई है। तो और क्या किया था, और ये भी बोला कि अंग्रेजों को आपको नजराना भी देना पड़ेगा। नजराना मतलब कुछ, नजराना से सीधा मतलब है राजस्व के रूप में कुछ देना पड़ेगा, या तो अब लकड़ियों के ढेर सारा लकड़ियाँ भेज दो, क्योंकि उनके पास पैसे तो नहीं होते थे। तो अंग्रेज उनसे उम्मीद करते थे कि हमें जंगलों की कुछ चीज़ें दे दें। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए थे। मतलब अब आदिवासी जो लोग थे वो जो उनके परंपरागत काम होते थे, जंगलों में काम करना, जूमिंग खेती करना और जंगलों की चीज़ों को इकट्ठा करना, शिकार करना, अब बेचारे वो ये काम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अंग्रेजों ने उनके ऊपर उनकी नीतियाँ थोप दी। तो घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ फिर? वो किसान जो वो आदिवासी किसान जो घूम घूम कर खेती करते थे, उनका क्या हुआ? अभी जो हमने बात की, मुखियाओं की बात की, ये उन लोगों की बात हो रही, उन आदिवासी जनजातियों की बात हो रही जो एक जगह रहकर काम करते थे, तो क्योंकि उनको पकड़ना बहुत आसान होता था। लेकिन ऐसे लोग जो घूम घूम कर काम कर रहे थे, उनका क्या हुआ फिर? क्या अंग्रेजों ने उनके ऊपर भी कंट्रोल किया? तो अंग्रेजों को सबसे बड़ी समस्या अगर जनजातियों में किसी जनजातियों से हुई है तो वो उन जनजातियों से हुई जो एक जगह टिककर काम ही नहीं कर रहे थे, जो घूम घूम कर अलग अलग जगह पर काम कर। जैसे बंजारा जो जनजाति थी, वो बिल्कुल खाना बदोश जनजाति है, जो कई एक जगह खाना इकट्ठा कर लिया, वहाँ पर जुगाड़ हुआ, फिर वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, अलग अलग राज्यों में घूमती रहती थी। तो ऐसी कुछ जनजाति थी जिससे वो परेशान थे। तो ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे।
वे चाहते थे कि आदिवासियों को एक समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे, और अंग्रेजों ने यह भी बोल दिया कि भाई आपको खेती का अधिकार भी दे देंगे, उनको अधिकार देने का भी प्रयास किया है, लेकिन फिर भी अंग्रेज कहीं ना कहीं फेल हो गए। अंग्रेजों ने अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, क्योंकि अच्छा अब लोग सोचते हैं कि भाई पढ़ने के बाद सोचते हैं कि अंग्रेजों के ऐसे क्या पड़ी थी कि घुमंतु लोगों को वो एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, क्यों उनके ऊपर मेहरबान हो गए कि आपको जमीन दे रहे, आप यही काम करो। अब देखिए अंग्रेजों को चाहिए था राजस्व, आमदनी का सोर्स, और आमदनी का सोर्स तो वहीं से मिलेगा ना जब आप परमानेंट वहीं पर खेती करोगे। खेती तो आप ही करोगे, लेकिन राजस्व कौन वसूल लेगा? अंग्रेज वसूलेंगे। तो अंग्रेजों को अपनी आमदनी का एक खासा स्रोत चाहिए था, एक स्थायी स्रोत चाहिए था, इसलिए वो इन घुमंतु जातियों को एक जगह इकट्ठा करना चाह रहे थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने के लिए अंग्रेजों की कोशिश बहुत नाकामयाब रही, मतलब कामयाब नहीं रही। तो झूम खेती करने वाले जो लोग थे उन्होंने काफ़ी विद्रोह किया होगा, तभी इनकी ये जो कोशिश थी ये कामयाब नहीं रही। सीधी सी बात है कि जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ पर मिट्टी सूखी हो जाएगी, जब पानी नहीं होगा तो मिट्टी सूखी हो जाएगी, और वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता। और वैसे भी आदिवासी से ज़्यादातर आदिवासी लोग हलों से हल चलाते भी नहीं थे, वो सीधा जो है बुआई कर देते थे। अब आप उनको एक जगह इकट्ठा कर लोगे तो ज़मीन मान लो वहाँ पर पानी नहीं है, मिट्टी कठोर हो गई है, मिट्टी सूख गई है, तो बड़ा मुश्किल होता था ऐसे में खेती करना। और झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत उपज ही नहीं देते थे। तो ऐसे में झूम काश्तकार जो उनको अंग्रेज जबरदस्ती एक जगह ला करके खेती करवा रहे थे, तो उनको तो बड़ी परेशानी हो रही। एक तो पानी की कमी, ऊपर से मिट्टी भी सूख गई। अब पानी की कमी है, मिट्टी सूख गई है, तो वो हल कैसे चलाएं? बड़ी मुश्किल हो रही थी। दूसरी बात यह कि ऐसे में उनकी उपज भी कम हो गई, क्योंकि वही पेस्टिसाइड, केमिकल, फर्टिलाइजर कोई तो इस्तेमाल करते भी नहीं थे, तो ऐसे में उनकी उपज भी कम हो गई, और वैसे भी उनको हमेशा नुकसान ही हो रहा था। तो हुआ क्या, इसलिए पूर्वोत्तर राज्य जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जिसमें असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये स्टेट्स आते हैं, यहाँ की जो जनजातीय झूम काश्तकार थे उन्होंने वो इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। उन्होंने बोला कि हमारा जो परंपरागत ढंग है जीने का, मतलब झूम खेती करने का, कि एक जगह खेती कर रहे हैं, फिर वहाँ 2 साल खेती की, फिर नया खेत स्टार्ट किया, फिर वहाँ खेती की, तो वही हमें रास आता है, हम वही करना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं उसमें हमें फ़ायदा नहीं है। उन्होंने काफ़ी पुरजोर विद्रोह किया, और व्यापक विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी, और इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया कि ठीक है आप अपने हिसाब से काम करें, क्योंकि वो इतने विरोध एक साथ नहीं सहन कर सकते थे। अंग्रेजों को भी पता था कि लगातार इंडिया में विरोध पे विरोध हो रहे हैं, ऐसे में जनजाति भी अगर अलग से विरोध कर देगी तो बड़ी समस्या हो जाएगी। उनको पता था कि जो लकड़ी जो होगी रेलवे के स्लीपर बनाने की, स्वीपर बनाने की, वो सारी उनको वहीं से मिलेगी, कहीं ना कहीं जनजातियों से उनको फ़ायदा तो था, इस वजह से वो उन्होंने हमारी बात मान ली थी। अब बात करते हैं वन कानून और उनका प्रभाव। अंग्रेजों ने जो वन कानून बनाए थे उनका क्या प्रभाव हुआ, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब किसी के हाथ में नियंत्रण आ जाता है, सत्ता आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो नियम कानून तो बनाते ही हैं। और वन कानून बना रहे, इसका मतलब वनों में रहने वाले लोगों को समस्या तो होगी, क्योंकि वनों में रहने वाले लोग कौन होते थे? आदिवासी। तो यहाँ आदिवासी के जीवन को उन्होंने प्रभावित करने के लिए वन कानून बनाए। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उन्होंने बोला कि सारे जंगल अंग्रेजी संपत्ति कहलाएगी, क्योंकि जो जनजाति लोग रहते हैं अब ये उनकी संपत्ति नहीं है, ये हमारे नियंत्रण में है। और जंगलों को राज्यों की संपत्ति भी घोषित कर दिया कि ये राज्य की संपत्ति है, और इसमें कोई भी व्यक्ति पर्सनली कोई जगह नहीं ले सकता। कुछ जंगलों में तो आरक्षित वन घोषित कर दिए। आरक्षित वन मतलब जैसे आज की तारीख में मैं आपको बोलूँ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये आरक्षित वनों में आते हैं। आरक्षित हो गया, इसका मतलब अब आपको जनजातियों को उस वनों से बाहर निकलना पड़ेगा। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने और फल इकट्ठा करने तथा पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं होती थी। ये सारा काम पहले आदिवासी करते थे स्वतंत्र रूप से यहाँ पर। अब नए वन नियम क्या बोल रहे हैं कि ये आरक्षित वन है, ये राज्य की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति नहीं है। अब आप इन क्षेत्रों में, इन जंगलों में न तो शिकार कर सकते हैं, न झूम खेती कर सकते हैं, न फल इकट्ठा कर सकते हैं, न स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। तो सारे अधिकार छीन लिए। अब सोचने की बात यह है कि ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनका तो काम ही यही है ना, अब उनका जंगलों पर ही निर्भर है पूरी तरह से। और बेगाओं ने तो बेगा जनजाति का तो बोलना ही है कि हम तो जंगलों की संतान है, और बिना जंगल के अलावा हम किसी पर निर्भर नहीं रह सकते, हम किसी के यहाँ काम नहीं कर सकते, वो हमारा अपमान होता है। तो ऐसे में जनजाति ऐसी स्थिति में जिंदा कैसे रहेंगे, बड़ी समस्या, उनकी आजीविका पर बात आ गई थी। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगल के भीतर के आदिवासियों को रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने नई समस्या आ गई। ये किन की बात हो रही है? ये बात हो रही है अंग्रेजों की।
अंग्रेजों ने शुरुआत में इनको आरक्षित वन करके वहां से तो हटा दिया, लेकिन जब इन्होंने जंगल के भीतर से उनको बाहर कर दिया तो खुद अंग्रेजों को बड़ी समस्या हो गई। क्यों? क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं थी और अंग्रेजों ने जंगलों पर अधिकार इसलिए किया था क्योंकि पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था और इंडिया में और पूरी दुनिया में रेलवे का काम बहुत तेज़ी से चल रहा था और रेलवे बनाने के लिए पटरियों में भी ज़रूरत पड़ती थी और जो रेलवे के स्वीपर होते हैं उसमें भी ज़रूरत पड़ती थी। तो रेलवे के स्वीपर बनाने के लिए उनको भारी मात्रा में लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती और लकड़ियों को काटने के लिए सबसे बेस्ट जो काटने वाले थे वो तो आदिवासी हैं, तो उनको उन्होंने वैसे ही बात कर दिया। और दूसरा है कि लकड़ियों को जंगल से शहरों तक कौन लाए, तो वहाँ से यहाँ तक लाने का काम भी तो करना था। तो उनको ये गलती हो गई उनसे कि उनने उनको वहाँ से निकाल दिया। अब वहाँ से निकाल दिया तो एक नई समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे के स्वीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, तो इसको कौन ले जाएगा। अब सीधी सी बात है, अंग्रेजों के हाथ में सत्ता है, वो औपनिवेशिक कानून बनाते थे, तो वो उनके ऊपर तो उनके पास इतना पावर था कि जिससे चाहे वो काम करवा देते। तो औपनिवेशिक वन कानून क्या थे उनको समझते हैं। तो ये जो समस्या हो रही थी, पहले तो उनको वनों को तो उन्होंने सुरक्षित कर लिया। समस्या का समाधान क्या किया, उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे। झूम काश्तकारों को क्या था कि हमें परंपरागत तरीके से खेती करने दिया जाए। अंग्रेजों ने बोला ठीक है भाई, आप जो झूम खेती करने वाले आपको जंगल में कुछ एरिया दिया जा रहा है, लेकिन उसके बदले में बशर्ते कि गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी पड़े होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। झूम खेती करने वाले आदिवासी किसानों को लगा कि नहीं, ये गलत कर रहे हैं आप, हम आपके कानूनों का उल्लंघन करते हैं, हम इनको मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हम हमारी झूम खेती करें कि आपका काम करें। क्योंकि इनको पता समझ में आ गया था कि अंग्रेज जानबूझकर हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं, खेती करवाने की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक व कानूनों का विद्रोह किया। औपनिवेशिक कानूनों का विद्रोह किया कि आपके कानून जो है वो गलत है, ये बिल्कुल शोषण से भरे हुए हैं। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्होंने इसका खुलेआम बगावत भी की। खुलेआम कुछ एग्जाम्पल भी मिलते हैं इतिहास में बगावत के कि वो खुलेआम अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि समय चल रहा था लगभग 1906, 1930। ये समय तो बहुत आगे निकल चुका था जब हमको विश्वास हो गया था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ हो सकते हैं। तो 1906 में सोंग्राम संगमा, एक असम में रहने वाला एक सोंग्राम संगमा ने यह विद्रोह किया था। एक विद्रोह यहाँ हुआ था 1930 के दशक में मध्य प्रांत मतलब ये मध्य प्रदेश वाला इलाका, यहाँ पर भी वन सत्याग्रह, इसी का विद्रोह था। यहाँ पर भी लोगों ने वन सत्याग्रह कर दिया था कि भाई आदिवासियों के साथ जो किया जा रहा है वो बहुत गलत किया जा रहा है, उनको अपने पुराने रीति रिवाज के हिसाब से जीने दिया जाए। अब एक और समस्या उत्पन्न हो रही थी, व्यापार की समस्या। व्यापार की समस्या क्या उत्पन्न हुई है कि एकदम से यूरोपियन मार्केट में रेशम की मांग बहुत ज़्यादा तेज बढ़ जाती है। अब रेशम की मांग बढ़ जाती है तो अंग्रेजों को रेशम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भारत में रेशम का उत्पादन जो था वो सबसे ज़्यादा झारखंड के हजीराबाग वाले इलाके में चलता। हजीराबाग वाला जो इलाका था झारखंड में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये चलता था। हजारीबाग, क्षमा करें, हजारीबाग वाला इलाका था जहां पर सबसे ज्यादा रेशम के कीड़े पालते थे। वो भी कौन? जनजाति वाले लोग। अब इनको फिर से जनजाति को टारगेट करना था। मतलब पहले तो इन्होंने उनके रहने की जगह छीन ली, अब जो व्यापार करते थे वो भी समस्या का विषय बना दिया, क्योंकि अंग्रेजों को केवल मुनाफा चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, जब 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में भारी मांग बढ़ गई, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का जो रेशम था, इंडिया का रेशम हुआ है ना, इंडिया की नील हुई, ये सब बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे जो बाहरी मार्केट में बहुत मांग होती थी। तो भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम के उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान जो झारखंड है हमारा, ये जो वर्तमान झारखंड पहले बिहार के अंदर आता था, वर्तमान जो झारखंड है उसमें स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल एक जनजाति, संथाली भाषा बोलते हैं, संथाल जनजाति के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में रेशम के कीड़े पालते थे और 1000 कृमि कोशों के लिए 3 से 4 रुपए मिलते थे। मतलब 1000 रेशम के कीड़े अगर वो बेचते थे तो अंग्रेज उनको केवल कितने रुपए देते थे? 3-4 रुपए देते थे। तो 3-4 रुपए में 1000 रेशम के कीड़े, उनसे कितनी रेशम बना सकते थे अंग्रेज? आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा वो लूट रहे थे, आदिवासियों के साथ कितना गलत हो रहा था। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1000 कृमि कोश का मतलब होता है वो रेशम के कीड़े का जो होता है ना, वो उसको कृमि कोश बोलते हैं, जिसमें रेशम का कीड़ा पाला जाता है। तो ऐसे 1000 कीड़ों की कृमि कोशों की कीमत कितनी? 3-4 रुपए मिलती थी उनको टोटल उस समय, जो कि बहुत कम होती थी। इन कृमि कोशों को
वर्धमान और गया, गया वर्धमान या गया जो है ना, गया आज का गया जो है उसको वर्धमान ही बोलते हैं। तो वर्धमान पुराना नाम था, वर्धमान या गया जो बिहार का है, बिहार में, तो गया में भेज दिया जाता था और जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। आप सोचो 5 गुना कीमत पर इंडिया में बिक रहा है, तो सोचो विदेश में कितना बिकता होगा। जब यहीं हजीराबाग से ले जाकर के गया में जाके बेच रहे 5 गुना में, तो कहीं ना कहीं विदेशों में तो फिर 100 गुना बिक सकता था वो, ठीक है। और बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। मेहनत कौन करते थे? वो रेशम उत्पादन करने वाले गरीब आदिवासी लोग करते थे, लेकिन इन्होंने उसका फायदा उठाया। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता और स्वाभाविक है कि आदिवासी समुदाय व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। वो व्यापारियों को अपना दुश्मन मानने लगे थे कि व्यापारी जानबूझ करके कम पैसे देते हमको और खुद जाकर वहाँ 5 गुने दाम पे बेचते अंग्रेजों को, और अंग्रेज वहाँ पर 100 गुने दाम पर बेचते होंगे कम से कम, क्योंकि रेशम की मांग अच्छी थी और भारत का रेशम बहुत ही अच्छा होता था। तो इस प्रकार इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया। अब दिक्कत क्या, बेचारों को बहुत कम पैसा मिलता था तो काम की तलाश करेंगे। अब क्या है, अब आपकी आजीविका नहीं चलेगी, आपको जंगल से निकाल दिया गया है, आपको रेशम के उत्पादन में भी बहुत कम जो है पैसा मिल रहा है, तो बहुत सारे आदिवासी जनजातियाँ क्या करेंगे, कहीं ना कहीं काम तो ढूंढेगी। तो काम की तलाश में ये लोग घर से दूर दूर भटकने लगे। आदिवासियों के जीवन की बात हो रही है। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। अब उनको वहाँ पर लंबे समय तक काम करना ही पड़ता था। आप एक फ़ोटो देख सकते हैं, ये फ़ोटो जो है ये बिहार झारखंड वाला इलाका जो है, बिहार झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल उड़ीसा, वहाँ पर कोयला की खदानों का काम शुरू किया था। तो वहाँ पर खदानों में काम करते थे। आपको पता है डेटा जो लिखा हुआ एनसीईआरटी में, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि एक साल में कम से कम 2000 आदिवासी किसानों की मौत हो जाती थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग आदिवासी ही यहाँ पर काम करते थे। तो उनकी 2000 लोगों की मौत हो जाती थी एक साल में। वो भी किस वजह से? क्योंकि गहराई में जाते थे और दम घुटने की वजह से, कोयले की खान में दम घुटने की वजह से एक साल में 2000 मजदूरों की हर साल मौत होती थी। इतना भयावह यहाँ पर दृश्य था। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागानों में फैलने लगे थे। मतलब जो आदिवासी समुदाय के लोग थे वो चाय बागानों में काम कर रहे थे। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में इन्होंने काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया, क्योंकि वो कम से कम पैसों में काम करने को तैयार थे, क्योंकि उनको खाली अपना पेट भरने से काम था। तो कहीं ना कहीं क्या है कि चाय के बागानों के लिए चाय की मांग भी बहुत तेज थी पूरी दुनिया में। तो अंग्रेजों ने चाय बागानों के लिए भी आदिवासियों को ही यहाँ पर रिक्रूट किया, और साथ ही साथ कोयले खदानों में से कोयला निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से हर किसी के बस की बात नहीं होती थी, कोई मजबूत व्यक्ति चाहिए होता था, और वो आदिवासी काफ़ी मजबूत होते थे। तो वहाँ काफ़ी काम किया उन्होंने। ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देता, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देता था, वो कभी छुट्टी भी नहीं देता। काम की दशा ऐसी थी कि मजबूरी में उनको काम करना पड़ता था, तो वो वहीं काम करते बेचारा, वहीं सोच कईयों का जीवन तो केवल इन खानों में निकल गया। और जैसा कि मैंने बताया कि एक खान में जो है कि मतलब एक साल में जो है मजदूरों की जो मृत्यु है वो भी 2000 तक मजदूरों की मृत्यु हो जाती थी। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है अत्याचार किया। तो इस प्रकार हमने समझा कि औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में आदिवासियों का जीवन कैसे पूरा बदल गया, कैसे वो स्वर्णिम जीवन जी रहे थे और अचानक से जीवन जो पूरा दुश्वार कर दिया अंग्रेजों के आने की वजह से। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए दूसरा विकल्प लेकर के आए हैं। और क्या है वो दूसरा विकल्प? वो है magnetbrains.com। ये हमारी वेबसाइट है। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए, आपको वहाँ पर मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। अब आपको यहाँ क्या करना है? आपको अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करना है। आप टॉप कोर्सेज के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर CBSE क्लास 7 to क्लास 12 हिंदी मीडियम का ऑप्शन मिलेगा। बस इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास अपनी क्लासों का ऑप्शन मिल जाएगा। अब क्लास 8 पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लास 8 पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, वैसे आपको क्लास 8 के सारे टीचरों का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको क्लास 8 के जो भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, बस उस टीचर के नीचे आप लिखिए वॉच नाउ, जो देखिए आप वॉच नाउ लिखा होगा। वॉच नाउ पर जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको उस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको वॉच ऑल वीडियो में पूरे लिस्ट मिल जाएगी चैप्टर्स की, कि 1 2 3 4 जितने भी चैप्टर होंगे सारे के सारे मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर दिए गए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यहाँ पर 7 लेक्चर डले हुए हैं पहले ही चैप्टर के,
बस आपको लेक्चर पर क्लिक करना है और अपने लेक्चर आप आसानी से देख सकते हैं। इसको मैक्सिमाइज करके आप आराम से देखिए और नोट्स बनाइए। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।